हेलो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है द परसेंटेजेस। परसेंटेज का मतलब क्या हो गया अभी? परसेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंबल ऑफ द परसेंटेज। परसेंटेज को मैं इस सिंबल से डिनोट करता हूँ। बाकी बेसिक्स आपको पता होंगे। अगर 10% बोला है तो उसको मैं 10 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 10% का मतलब क्या हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 100। सो परसेंटेज इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो मैथमेटिक्स का आपका कोर्स है उसमें काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है परसेंटेज। चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, टाइम्स पर डिस्टेंस हो, सब में ही आपको परसेंटेजेस का थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बारी। सबसे पहले हम करेंगे परसेंटेजेस में, सबसे पहले हम करेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मतलब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। भी कोई फ्रैक्शन है x बाय वाई, ठीक है, कोई फ्रैक्शन है x बाय वाई, उसको मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? बाय 100। यानी कि किसी भी फ्रैक्शन को अगर मेरे को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो यू नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक है, तो कुछ फ्रैक्शंस एक बार याद कर लेते हैं। पहले 12 फ्रैक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे 1/2 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे क्या हो जाएगा? 50%। इसी तरीके से 1/3 पे 1/3 बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इस पे स्टार लगा देना। 1/3 बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम एग्जाम्स में या फिर क्वेश्चंस में। तो 1/3 क्या हो जाएगा? 33.33%। ठीक है, 1/4 वॉज व्हाट? 1/4 हो जाएगा 25%। 1/6 बन जाएगा, सॉरी 1/5 आएगा पहले। 1/5 हो जाएगा 20%। ठीक है, 1/6 क्या बन जाएगा? 1/6 हो गया 16.66%। नाउ 1/7 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, 1/7 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 1/7 का मतलब क्या हो गया? 1/7 जो होता है वो 14.28% होता है। तो इजी है इसको याद करना। 7 2 जा 14, देन 14 2 जा 28। 1/7 इज व्हाट? 14.28%। 1/8 और 1/12 जो है वो सेम है, सेम से है। 1/8 की वैल्यू 12 में मिलती है, 1/12 की वैल्यू 8 में मिलती है। 1/8 क्या होता है? 12.5%। और 1/12 क्या होता है? 8.33%। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा 1/9 एंड 1/11। 1/9 और 1/11 सेम है। 1/9 क्या बन जाएगा? 11.111111% इज द राइट आंसर। और 1/11 की 9 में वैल्यू मिलेगी 9.09% इज द राइट आंसर। 9.99 नहीं है, 9.09% इज द राइट आंसर। और 1/10 भी पता होगा क्या हो जाएगा? 10% इज द राइट आंसर। तो ये 12 फ्रैक्शन है, इनको याद कर लेना। अगला मैं आपको सिखाऊंगा कि इन फ्रैक्शन का किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं भाई। अगर यहां पे 3 तरह के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, लेट सपोज किसी की सैलरी 200 रुपए है, ये एक महीने में भाई 200 रुपए कमाता है और उसको 40% का इंक्रीमेंट मिला है। यानी कि उसकी जो सैलरी है वो 40% से इंक्रीज हुई है। तो नई वाली सैलरी क्या बन जाएगी भाई? सब निकाल लेंगे। 280 जो है बन जाएगा। 280 हमने कैसे निकाला है? अगर मैं 200 में 200 का 40% प्लस करता हूं तो 280 आपको मिल जाएगा, बिकॉज 40% से बढ़ाना था भाई। वैल्यू जो है वो मेरे को 40% से इंक्रीज करनी थी, तो मैं 200 में 200 का 40% प्लस कर दूंगा। तो अब 40% क्या हो गया? 80। तो 200 प्लस 80 क्या हो जाएगा? 280 इज द राइट आंसर। बट यहां से कॉन्सेप्ट समझना आप। अगर मैं 200 निकाल लेता हूं कॉमन, तो अंदर क्या बच जाएगा? 1 प्लस 40%। जब अंदर ये जो 1 प्लस 40% बचा है, इसको सॉल्व करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 1 हो गया 100, 100 प्लस 40 क्या हो गया? 140%। यानी कि इनडायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूं? 200 का 140% निकाल रहा हूं। 140% क्यों निकाला है? बिकॉज वैल्यू जो है वो 40% से इंक्रीज हुई है। वैल्यू अगर 30% से इंक्रीज होती तो मैं उसका डायरेक्ट 130% निकाल देता। अगर वैल्यू 20% से इंक्रीज होती तो मैं उसका डायरेक्ट 120% निकाल देता। एंड सो ऑन 100% में प्लस करना है। अगर वैल्यू 20% से डिक्रीज होती देन मैं क्या निकालता? भी उसका 80% निकाल देता। 80% इज द राइट आंसर। फाइन। एक क्वेश्चन ये बन सकता है यानी कि जिसपे इंक्रीज कर रहे हैं वो वैल्यू तो दी है, जो मिलेगा वो वैल्यू नहीं दी थी, वो मेरे को निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको जो है दोनों तरह की वैल्यूज दी हैं, यानी कि पहले वाली भी और बाद वाली भी। परसेंटेज इंक्रीज पूछ लिया। ठीक है, लेट सपोज कोई वैल्यू ले लेते हैं। 150 रुपीज था भाई, किसी की सैलरी 150 रुपीज थी। कुछ परसेंट का इंक्रीमेंट मिला है। ठीक है, कुछ परसेंट इंक्रीज हुई है उसकी सैलरी। तो नई वाली सैलरी क्या बन गई है? नई वाली सैलरी जो बन गई है वो बन गई है 200 रुपीज। फाइन, नई वाली जो सैलरी बन गई है वो बन गई 200 रुपीज। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है भाई। 150 रुपए कमाता था, अब वो 200 रुपए कमाता है, तो 50 रुपए भाई ज्यादा कमा रहा है। यानी कि जो उसको फायदा हुआ है वो 50 रुपीज का हुआ है ना। जो 50 रुपए उसके बढ़े हैं वो 150 रुपीज पे बढ़े हैं, वो 200 रुपीज पे नहीं बढ़े। अभी इस कॉन्सेप्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो 50 रुपीज में बढ़ाना जो है बढ़ा रहा हूं, 50 रुपीज जो बढ़ाए गए हैं वो 150 पे बढ़ाए गए हैं, 150 रुपीज पे बढ़ाए गए हैं भाई। 200 तो अमाउंट बनी है, तो जितना मैंने कमाया और जिस अमाउंट पे कमाया वो आएगा नीचे। इस तरीके से आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? बाय 100।
भाई अगेन रिपीट कर रहा हूं, जितना मैंने कमाया है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीमेंट हुआ है, वो आएगा ऊपर, और नीचे कौन सी अमाउंट आएगी? जिस अमाउंट से बढ़ाया गया था। भाई 150 से बढ़ाया गया था ना, भाई 200 तो बना था, तो 200 पे परसेंटेज नहीं निकलेगी, परसेंटेज हमेशा बेस वैल्यू पे निकलती है, ठीक है। तो इसको जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला आपका पार्ट आएगा, उसको परसेंटेज ग्रोथ बोल देते हैं, ठीक है। इसको अगर वो पूछता है परसेंटेज ग्रोथ, तो इस तरीके से आपको निकालनी है। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा 3 पे, तो 1/3 भाई मैंने बताया था आपको क्या हो गया, 33.33% इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट टाइप, जिसमें आपको पहले वाली वैल्यू नहीं दी होगी, यानी कि बेस वैल्यू नहीं दिया होगा, ठीक है। तो यहां पे एक अमाउंट थी 490 रुपीज बन गई है, यानी कि किसी की सैलरी बढ़ के 490 रुपीज बन गई है, और उसको जो है 40% का इंक्रीमेंट मिला है। फाइन, उसकी जो सैलरी थी उसका 40% बढ़ने के बाद 490 बन गया। फाइन, भाई चीज समझ में आई ना। तो ये वाली वैल्यू आपको निकालनी है, जो पहले वाली सैलरी थी उसकी, वो वाली सैलरी आपको निकालनी है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, भाई एक्स जो भी उसकी पहले वाली सैलरी थी उसका 140% निकाल दोगे। 140% क्यों निकाल दोगे? बिकॉज 40% से बढ़ा है। भाई अगर वैल्यू 25% से बढ़ेगी तो मेरे को उसका 125% निकालना है, अगर वैल्यू 50% से बढ़ेगी तो मेरे को उसका 150% निकालना है। तो यहां पे वैल्यू 40% से बढ़ी है, तो मेरे को उसका 140% निकालना है। 140% निकालने के बाद किससे इक्वेट करोगे? 490 से इक्वेट करोगे, दैट्स ऑल। भाई फंडा इसके लिए, ठीक है। क्या कर रहे हैं, जो ये 140% बढ़ाई थी जब मैंने x की वैल्यू, तो वो जो है 490 बन गई ना, तो बराबर में क्या रख दोगे 490, x की वैल्यू आ जाएगी 350, यानी कि 490 के साथ कुछ नहीं करना भाई। 490 का 40% निकाल के उसमें से कम नहीं करना है। परसेंटेज तो इसी का ही निकलेगा भाई, जो x था ना, जो पहले वाली सैलरी थी, जो बेस वैल्यू थी, इसी का ही परसेंटेज निकलता है, इसी पे ही कैलकुलेट करना है, और परसेंटेज दिया है तो इसी का ही परसेंटेज आपको निकालना है। फाइन गाइस, तो ये 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक में वो नई वाली वैल्यू पूछ सकता है, एक में वो जो है आपसे पूछ सकता है द परसेंटेज पूछ सकता है कि परसेंटेज क्या बनी है, या वो पूछ सकता है पहले वाली वैल्यू। एक क्वेश्चन में वो पूछ सकता है पहले वाली वैल्यू। 3 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, 3 तरह के मतलब बेसिकली टाइप आ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, वो ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी। जो ए की सैलरी है वो बी से 50% ज्यादा है। तो अगर मैं बी की सैलरी 100 मानता हूं, ठीक है भाई, परसेंटेज के टॉपिक में ना आपको मानना बहुत पड़ेगा, मतलब जो है लेट बहुत करना पड़ेगा, डायरेक्ट वैल्यूज में क्वेश्चन नहीं आएंगे। ए सैलरी 50% मोर देन बी सैलरी, तो बी की अगर मैं 100 रुपीज मानता हूं, तो ए की क्या बन जाएगी भाई 150 रुपीज, बिकॉज 50% ज्यादा है तो 150% है भी उसका। बी का 100 है तो ए का भी 150 है। तो हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए सैलरी, तो लेस देन किससे बोला है बी? ए से। तो ए से कितनी कम है बी की सैलरी, ये आपको बताना है। तो मतलब क्या हो गया अभी, 150 से 100 कितना परसेंट कम है ये आपको निकालना है। तो 50 नंबर कम है, 50 नंबर कम है, 150 पे कम है ना, तो 50 डिवाइडेड बाय 150, तो इसको कट करोगे क्या आ जाएगा 1/3। 1/3 क्या होता है 33.33% इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। तो जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है वो आएगा नीचे, यानी कि अमाउंट किस पे निकलेगी, जो परसेंटेज निकलेगी वो बेस वैल्यू पे निकलेगी, जिसपे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करा जा रहा है, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, द सैलरी ऑफ द पर्सन वाज रिड्यूस्ड बाय 10%, यानी कि किसी की सैलरी मैंने 10% से बढ़ा दी, तो किसी की मतलब भी उसकी सैलरी मान लेते हैं 100 है, तो 100 का क्या बन गया अभी 90, बिकॉज 10% से कम हुआ है। 10% से कम हुआ है तो 100 का क्या बन जाएगा 90। बाय व्हाट परसेंट शुड हिज सैलरी रिड्यूस्ड, by what percent should his reduced salary be raised as to bring it at par with the original salary। मगर अब उसने पूछा है कि अगर मेरे को जो घटी हुई सैलरी है उसका वापसी जो है पहले वाली सैलरी बनाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मेरे को 90 का वापसी 100 बनाना है तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा। 10 नंबर बढ़ाए, 10 तो रुपए बढ़े हैं ना, 10 रुपए बढ़े हैं, किस अमाउंट पे बढ़े हैं 90 पे बढ़े हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 90 ये हो जाएगा 1/9। 1/9 का मैंने याद कराया था, क्या आ जाएगा 11.11%। 11.11% इज द राइट आंसर। तो ये जो है इतने परसेंट से सैलरी आपको बढ़ानी पड़ेगी, जो घटाई थी उसको दोबारा बढ़ाना है तो 11.11% आपको इंक्रीज देना पड़ेगा। फाइन भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, इसको देखते हैं भाई। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। इन एग्जाम ए गेट्स 10% मार्क्स लेस देन बी, उससे इतना कम है, उससे इतना कम है, बी गॉट 25% मोर मार्क्स देन सी, सी गॉट 20% लेस देन डी। तो यहां पे जो भी लास्ट वाला बंदा है उसका मान लो लेट सपोज 100 है। जैसे लास्ट वाला बंदा क्या दिया है यहाँ पे डी, तो डी का क्या मान लेंगे भी 100 है, ठीक है। डी का मान लेंगे 100 है, तो सी की जो है डी से 20% कम आई है। सी की जो सैलरी है, जो सी के मार्क्स आए हैं वो डी से 20% कम आए हैं, तो सी का क्या बन जाएगा भी 80 मार्क्स, यानी कि भी इससे 20% कम कर दोगे तो 80 मिल जाएगा।
अब बी के लिए क्या कहा है, बी के लिए उसने कहा है कि बी के जो है 25% ज्यादा मार्क्स है सी से, यानी कि सी के जितने भी मार्क्स थे उससे 25% ज्यादा आए हैं बी के। तो 25% का मतलब क्या हो गया अभी 1/4। 25% मैंने आपको बताया था ना, 25% क्या होता है 1/4, या 1/4 क्या होता है अभी 25%। तो 25% क्या हो गया 1/4। तो इसका 1/4 निकाल दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1/4 निकालोगे 80 का, तो 80 का 1/4 क्या आ जाएगा 20 रुपीज, यानी कि 20 रुपीज उससे ज्यादा है। बी के जो मार्क्स हैं, सॉरी बी के जो मार्क्स हैं 80 से 20 ज्यादा है, तो 20 ज्यादा करोगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी कि 100 मार्क्स जो है बी के है। अब ए के लिए उसने क्या क्या है, ए के जो है 10% मार्क्स कम है बी से, तो बी के अगर 100 है तो ए के क्या हो जाएंगे 90। अब उसने क्या बोला क्वेश्चन में, इफ ए गेट्स 360 आउट ऑफ टोटल 500 मार्क्स, यानी कि 500 में से 360 नंबर आए हैं ए के। बट जब मैं यहां पे 100 लेता हूं तो ए के आते हैं 90, ए के आते हैं ना भाई 90 मार्क्स आए ना ए के। तो 90 हमारे हिसाब से बनते हैं, बट मेरे को बनाना 360 है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप 4 से। तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा, और यहां पे भी आपको 4 से करना पड़ेगा। तो डी के जो मार्क्स आ गए वो आ गए 400। डी के जो मार्क्स आ गए हैं वो आ गए हैं 400। उसने पूछा द मार्क्स, द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी वाज, डी के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो परसेंट में अगर बनाना है तो 400 नंबर उसके आए हैं 500 के पेपर में से, 400 मार्क्स उसके आए हैं आउट ऑफ 500। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, 80%। तो 80% मार्क्स आए हैं, ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट इसके लिए ठीक है। तो परसेंटेज के कई सारे टाइप्स बन सकते हैं, तो मैं आज क्लास में आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कराने की समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी डाउट आता है तो मेरे से आप जो है मेल के थ्रू पूछ सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, नो दिस इज इंपॉर्टेंट भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक साल हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप का आपको मिल जाएगा। अ मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, यानी कि मैन ने जो है 20% जितनी भी उसकी इनकम थी, ठीक है, जितनी भी उसकी इनकम थी, तो जितनी भी का मतलब क्या हो गया, 100x मान लेते हैं, हमेशा 100x आपको मानना है। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, तो हार्ड क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो है अप्रोच बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अप्रोच करने हैं आपको। A man spends 20% of his monthly income on food, यानी कि 100x अगर वो कमाता था तो 100x का 20% क्या जो है निकाल लोगे आप 20x, तो 20x पैसा तो उसने फूड पे खर्च कर दिया, 20x रुपीज उसने फूड पे खर्च कर दिए। फिर उसने उसके बाद क्या बोला, 30% ऑन रेंट, 30% जो भी उसकी इनकम थी 30% उसका रेंट पे खर्च कर दिया। तो 100x कमाता था, उसका 30x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो टोटल खर्चा कर चुका है 50x। 100x कमाता था, 50x खर्च कर दिया, तो उसके पास बच रहा है 50x हमारे हिसाब से। बट उसने क्या बोला, इफ हिज सेविंग्स आर 500 रुपीज, तो 5x को इक्वेट किससे कर दोगे आप 500 से, तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 10, x की वैल्यू 10 आ गई। तो कैसा भी क्वेश्चन आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन जो है बहुत तरीके के आ सकते हैं भाई, क्वेश्चन में टोटल सैलरी भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है भी कितना पैसा उसने रेंट पे खर्च करा है या फिर कितना पैसा उसने फूड पे खर्च करा था। तो क्वेश्चन कई तरीकों के आ सकते हैं। सेविंग हमारे हिसाब से 50x आती थी, बट उन्होंने क्या दिया है 500 दिया है, तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास 10। फाइंड इज टोटल इनकम, तो टोटल इनकम हमने क्या मानी थी भैया 100x, तो 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप 10 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 रुपीज उसकी टोटल इनकम थी, डेट्स ऑल। फाइन गाइज, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी टाइप का मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया है। अ मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन ट्रेवल एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग, भाई ये एक ना नया शब्द है जो लास्ट क्वेश्चन में नहीं था। अगर वो 100x रुपीज कमाता है, जिसमें से 10% उसने मंथली इनकम का ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो 10x उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, 10x उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में बचा है 90x। भाई चीज समझना बहुत ध्यान से, 100x रुपीज मेरी पॉकेट में थे, जिसमें से मैंने 10x जो है ट्रांसपोर्ट में खर्चा कर दिया, तो मेरी पॉकेट में भाई 90x रुपीज बचे हैं। उसने क्या बोला आपसे कि 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, यानी कि जितना भी पैसा बचा है उसका 30% में उसने रेंट पे करा है, तो बचा तो 90x था ना भाई, तो 30% किसका निकालेंगे 90x का निकालेंगे, 100x का 30% नहीं निकालेंगे, बिकॉज उसने स्पेशली मेंशन करा है 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट, जितना भी बचा था उसका 30% उसने रेंट पे खर्च करा है। तो 30% इसका निकालोगे तो क्या आ जाएगा 27x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में बचा है 63x। भाई 90 में से खर्च करा ना, भाई मेरी पॉकेट में अगर 90 रुपए थे, जिसमें से मैंने 27 रुपए खर्च कर दिए, तो मेरी पॉकेट में जो है 63 रुपीज बचेंगे। बट हमारे हिसाब से 63x बचते हैं, उसके हिसाब से 100 बचते हैं, तो इसको इक्वेट किससे कर दोगे आप 100 रुपीज से। तो यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 100। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है,
फाइंड द अमाउंट दैट ही स्पेंट ऑन द ट्रेवल, ट्रेवल पे कितना खर्चा करा था वो आपको निकालना है। तो ट्रेवल पे हमारे हिसाब से 10x करा था, बट x की वैल्यू अगर 100 आई है तो आंसर क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो उसने 1000 रुपए खर्च करे हैं विद ट्रेवल पे, यानी कि ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट पे उसने 1000 रुपीज खर्च करे हैं। तो यहां पे जो रिमेनिंग वाला पार्ट है ना, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे भी आपके एग्जाम में। एक चीज ध्यान रखना, रिमेनिंग वाले से क्वेश्चन बनेंगे, और रिमेनिंग वाले की वो कम से कम आपको 3 चेन देगा। मतलब रिमेनिंग बचाया, फिर इस पे खर्च कर दिया, फिर जो रिमेनिंग बचा है उसका इतना परसेंट इतने फूड पे खर्च कर दिया, रेंट पे खर्च कर दिया, फिर रिमेनिंग बचेगा, फिर उसका इतना परसेंट मैंने यहां पे खर्च कर दिया। तो वो चेन बनाएगा भाई, आपको देगा लेवल, रिमेनिंग रिमेनिंग रिमेनिंग, कम से कम 3 लेवल्स आपको देगा। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन देखते हैं, इसको ध्यान से। अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, यानी कि जितना भी वो कमाता था 100x का 25% उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो 25x रुपीज उसने रेंट पे खर्च कर दिया है। ठीक है, तो उसके पास बचा है 75x। फाइन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, 100x कमाता था जिसमें से 25x उसने रेंट पे खर्च कर दिया, तो उसकी पॉकेट में 75 रुपीज बचे हैं, यानी कि 75x रुपीज बचे हैं। नाउ उसने क्या बोला, 33% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 33.33% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, यानी कि जितना भी बचा था उसका 33.33% उसने खाने पे जो है खर्च कर दिया है। तो 33.33% का मतलब क्या हो गया, 1/3। तो इसका 1/3 निकालोगे, दोबारा क्या आ जाएगा 25x, यानी कि 25 रुपए ही 25x रुपए उसने फूड पे खर्च कर दिए। फाइन, तो अगर 75x में से 25x रुपीज उसने फूड पे खर्च कर दिए, तो उसकी पॉकेट में अभी 50 रुपए बचे, यानी कि 50x रुपीज बचे। अब उसने क्या बोला, इन 50% ऑफ द रिमेनिंग, भाई दोबारा उसने दिया है रिमेनिंग, जितना भी पैसा उसकी पॉकेट में बचा रेंट और खाने पे खर्च करने के बाद, उसका भी 50% उसने ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया। तो 50 का 50% निकालोगे, क्या आ जाएगा 25x। तो 25x रुपीज उसने ट्रेवल पे खर्च कर दिए, तो अब उसकी पॉकेट में 25x रुपीज बचे हैं। पहले मैंने 100 का ब्रेकअप करा, 100 का ब्रेकअप करा तो ये आया, फिर मैंने 75 का ब्रेकअप करा तो ये आया, फिर मैंने 50 का ब्रेकअप करा, 25 रुपए ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए, तो उसके पास बचे हैं 25x। एंड सेव्स लेस द अमाउंट, बाकी का अमाउंट जो है वो सेव करता है, यानी कि हमारे हिसाब से वो 25x रुपए बचाता है। भाई हमारे हिसाब से वो 25x रुपीज बचाता है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है, 3750 बचाता है। भाई क्वेश्चन आया भी समझ में, ठीक है, 25x रुपीज वो हमारे हिसाब से बचाता था, बट क्वेश्चन में 3750 बचाता है, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, भाई यहां से जो है x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 15, यानी कि x आ गया 15, तो कैसा भी क्वेश्चन निकाल सकते हो भाई। कितना पैसा रेंट पे खर्च करा, यू कैन फाइंड इट। फूड पे कितना खर्च करा, यू कैन फाइंड इट। ट्रैवल पे कितना खर्च करा, यू कैन फाइंड इट। टोटल इनकम क्या है, यू कैन फाइंड इट। तो फाइंड द अमाउंट ही स्पेंड ऑन द फूड, खाने पे कितना खर्चा करा था, तो खाने पे हमारे हिसाब से 25x करा था, तो 25 को मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 15 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 375 रुपीज, 3750 रुपीज उसने जो है फूड पे खर्चा करा है। डेट्स ऑल भाई, फंडा इज क्लियर गाइस, ठीक है। तो बेसिक मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि किस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस करते हैं, इस पे और ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। भाई वन मोर क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, वन ऑफ द एप्लीकेशन जो मैंने अभी पढ़ाया था, उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे। कमल हैज अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स, 20% उसमें से खराब हो गए। भाई 20% खराब हो गए, तो 20% खराब हो गए तो 80% बचे, और 80% जितने भी उसके पास बचे थे, ही गिव्स 80% ऑफ द रिमाइंडर टू अ फ्रेंड, यानी कि जितने भी उसके पास बचे थे उसका भी 80% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया। अब उसके पास बचते हैं 80 एप्पल, अब उसके पास बचते हैं एग्जैक्ट 80 एप्पल्स, ठीक है। तो क्या करेंगे अभी, आपको अप्रोच पता है, 100x मान लिया, 20x खराब हो गए, तो 20x तो खराब हो गए, तो उसकी पॉकेट में पड़े हैं अभी 80x का 80% उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो 80x का 80% निकालोगे तो क्या आ जाएगा भाई 64x उसने अपने फ्रेंड को दे दिया, तो ये भी जो है खराब हो गए, ठीक है। अब उसके पास बचे हैं, अगर 80 में से 64 एप्पल उसने अपने फ्रेंड को दे दिए, तो उसकी पॉकेट में 16 बचेंगे। 16x हमारे हिसाब से बचते हैं, बट क्वेश्चन में 80 दिया है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा 80, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, x की वैल्यू आ जाएगी 5। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव इन द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग में हमने माने थे 100x है, x की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, 500 इज द राइट आंसर, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको यूज टू करा रहा हूं भी इन टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, अभी रियल क्वेश्चन नहीं आया है जो आपके एग्जाम लेवल में आएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन, इसको समझना भी क्वेश्चन को, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके 9th क्वेश्चन कराऊंगा। इन अ इलेक्शन अ कैंडिडेट सिक्योर्ड 42% ऑफ द वोट्स, यानी कि उसको 42% वोट मिली। द अदर कैंडिडेट सिक्योर्ड 58% वोट्स एंड डिफीटेड हिम बाय 480 वोट्स। भाई सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि जीतने वाले को 58% वोट मिली है, तो हारने वाले को 42% वोट मिलेंगे।
भाई जीतने वाले को अगर 58% वोट मिल रही है तो हारने वाले को 42% वोट मिलेंगी, और जो जीता है वो 480 ज्यादा वोट से जीता है, मतलब 480 वोट से जीता है, तो जो जीता है उसकी हारने वाले से 480 वोट ज्यादा है। तो यहां पे परसेंटेजेस का डिफरेंस क्या मिल गया भाई? परसेंटेजेस का डिफरेंस क्या मिल गया? 58% में से माइनस करोगे 42%, तो आंसर क्या मिल जाएगा भाई? यहां से आ जाएगा 8 और 8 16, यानी कि 16% शुड बी इक्वल टू 480, बिकॉज वोट्स में डिफरेंस क्या था? 480 का था, और परसेंटेजेस में डिफरेंस क्या है? 58 और 42, यानी कि 16% का है। तो परसेंटेजेस का डिफरेंस और एग्जैक्ट वैल्यूज का डिफरेंस दोनों को मैं बराबर रख के आंसर निकाल सकता हूं। ये चीज आगे के लिए भी ध्यान रखना, आगे वाले कुछ क्वेश्चंस में यही चीज आपको समझाऊंगा। जो भी परसेंटेज का डिफरेंस है और जो भी वोट्स का डिफरेंस है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। 16% शुड बी इक्वल टू 480। तो उसने टोटल वोट पूछे, 16% किसका? भाई ये मैं बताना भूल गया आपको, 16% किसका? जितनी भी वोट पे फैसला हुआ था, टोटल वोट्स। तो टोटल वोट्स का 60% शुड बी इक्वल टू 480। तो यहां से टोटल वोट्स क्या आ जाएंगे? 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 16, ये कट जाएगा इस पे 30 पे। तो टोटल वोट्स आ जाएंगे आपके पास 3000 इज द राइट आंसर। 3000 वोट पड़ी थी जिसमें से 480 से जीत गया भी, जो 58% वाला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके कंपाइल्ड क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ये जो क्वेश्चन है जो एसएससी सीजीएल, ठीक है, जो अभी आपका 2015 वाला था, उसमें सेम क्वेश्चन आया था। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन आया था। 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, यानी कि जितनी भी गांव में जनता थी, जितनी भी शहर में जनता थी, लेट सपोज टोटल जो जनता है वो 100x है, इसको मान लेते हैं। टोटल जो पीपल हैं वो 100x है भाई। 10% तो वोट डालने नहीं आए, मतलब अपने जो है घरों से ही बाहर नहीं निकले। 10% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 10x वोट तो सीधी सीधी खराब हो गई, मतलब 10x वोट तो भाई सीधी सीधी खराब हो गई। 10x तो खराब हो गई, यानी कि 90x पे हार जीत का फैसला हुआ, यानी कि 90x जो है वो वोट डालने आए भाई। 90x ऐसे बंदे थे, जो 90x ऐसे बंदे थे जो वोट डालने आए। अब उसने क्या बोला, जितनी भी वोट पड़ी थी उसमें से भी 10% खराब हो गई। इसने क्या कहा, 10% ऑफ द वोट पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड। तो 10% किसका निकालेंगे? 100x का नहीं निकालेंगे, बिकॉज 100x तो टोटल जनता थी। वोट जो पड़ी थी काउंटर पे, वो पड़ी थी 90x, तो 90x का 10% खराब हुआ है भाई। पॉइंट यही था भी क्वेश्चन में। इसने क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्ड यूज नहीं करा है, बट यू नीड टू कैच इट। ठीक है, कि क्या बोला है क्वेश्चन में। तो 90x जितनी भी वोट पड़ी थी, जो भी बंदे वोट डालने आए थे, जितने भी बंदे ने वोट डाली थी, उसमें से 10% खराब हो गई। तो 90x का 10% निकाल दोगे, क्या आ जाएगा? 9x। 9x यहां पे खराब हो गया, तो जो हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 81x पे हुआ है भाई। यही मैं आपको समझा रहा हूं, जो हार जीत का जो फैसला हुआ है वो 81x वोट्स पे हुआ है। अब उसने क्या बोला है आपसे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि जीतने वाले को 54% वोट मिली है, जीतने वाले को 54% वोट मिली है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन बताना मेरे को, अगर जीतने वाले को 54% मिलती है तो हारने वाले को भी कितने परसेंट वोट मिलेंगे? अगर दो ही बंदे चुनाव में लड़ रहे हैं तो अगर जीतने वाले को 54% मिली है तो हारने वाले को 46% मिलेंगी, नहीं मिलेंगी भाई? 100% का ब्रेकअप करेंगे ना भाई, 100% का ब्रेकअप करेंगे। अगर मैं बोलता हूं कि आप और मैं इलेक्शन में कहीं पे लड़े, मेरे को 80% वोट मिली है, तो आपको 20% मिलेंगे। अगर हम दो ही बंदे लड़ रहे हैं तो 100 में से 54% अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को फॉर श्योर 46% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 54% और 46% किसका है? 81x का है। देखो, जो हार जीत का जो फैसला हुआ था, अभी मैं रिपीट कर रहा हूं, 81x पे हुआ था ना, तो 81x का 54% जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले को मिली है 46%, और जो जीता है वो 1620 वोट ज्यादा से जीता है भाई। अब जो है लास्ट वाला क्वेश्चन बन चुका है सेम टू सेम। परसेंटेजेस में डिफरेंस कितने का है? यहां पे 54% है, यहां पे 46% है, तो परसेंटेजेस में गैप बन जाएगा 8% का। और जो वैल्यूज में जो डिफरेंस है, दोनों की वोट्स में जो डिफरेंस है, वो कितना है? क्या है? 1620 वोट का है। फाइन गाइस, तो यहां पे 8% शुड बी इक्वल टू 1620 वोट्स। नाउ सोचने वाली बात यह है कि 8% किसका? 8% 81x का भाई, 90x का नहीं, 100x का नहीं, बिकॉज 81x पे हार जीत का फैसला हुआ था। तो 81x का 8% निकालोगे तो 1620 आना चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू यहां से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगी 250। x की वैल्यू 250 है, तो उसने क्वेश्चन क्या पूछ दिया? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड वाज, भाई कितने वोटर थे शहर में? 100x थे भाई। 10% तो अपनी इच्छा से डालने नहीं आए थे ना, बट वोटर तो 100x ही माने जाएंगे ना भाई। 100 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 250 से। आंसर क्या हो गया? 25,000 वोट्स हैं जो है गांव में। ठीक है,
फाइन गाइस, तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है, किस तरीके से आपको ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चंस बनाने हैं। भाई ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं, ठीक है भाई, 90% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन को भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है जो मैं पिछले लास्ट 2 क्वेश्चंस में कर रहा हूं, यानी कि जितना डिफरेंस भी परसेंटेज का है और जितना डिफरेंस मार्क्स का है, यानी कि जितना डिफरेंस एग्जैक्ट वैल्यू का है, वो दोनों डिफरेंस में बराबर रख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे उसने क्या बोला कि ए ने 20% मार्क्स बनाए, ठीक है, एक अरे एग्जाम हुआ, एग्जाम के टोटल मार्क्स आपको नहीं पता है, वही आपको निकालने हैं। ए के जो है 20% मार्क्स आए और वो जो है 35 नंबर से फेल हो गया, यानी कि 35 मार्क्स उससे जो है कम आए, जो भी पासिंग लिमिट थी। बी के जो है 50% मार्क्स आए और उसके 55 मार्क्स ज्यादा आते हैं जितने भी पास होने के लिए मेरे को चाहिए थे। भाई क्वेश्चन इज क्लियर। ए के जो है 20% मार्क्स आए बट वो 35 मार्क्स से फेल हुआ है, यानी कि जितने भी नंबर पास होने के लिए चाहिए थे उस मार्क्स से 35 मार्क्स उससे कम आए। और बी के लिए क्या बोला कि बी के 50% मार्क्स आए और जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे उससे 55 नंबर ज्यादा ले आया। तो लेट सपोज, एक बारी मैं आपको समझा देता हूं ये चीज क्या बोलती है। तो ये वाली लाइन मान लेते हैं पासिंग मार्क्स की लाइन है, यानी कि इस लाइन पे जो आ गया भी पास है, ठीक है। अब ए के कम मार्क्स आए, ए जो है फेल हुआ है ना 35 मार्क्स से, तो लाइन के इधर की तरफ पे डालेंगे ए को। तो ए यहां पे प्लॉट कर दिया, ए के 20% मार्क्स बने थे और यहां से लेके यहां तक का मार्क्स के केस में डिस्टेंस क्या बन जाएगा, वो 35 मार्क्स से फेल हुआ है। तो 35 मार्क्स से फेल होने का मतलब क्या हो गया, यहां से लेके यहां तक क्या आ गया 35 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, बी के जो है 50% मार्क्स आए हैं और वो जो है 55 मार्क्स जो है ज्यादा लाता है जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे। तो यहां पे पास होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे, इस लाइन से उसके 55 मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया, उसको इधर की तरफ प्लॉट करेंगे। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, पासिंग मार्क्स से बी तक का डिस्टेंस क्या हो गया 55 मार्क्स, और बी के जो है 50% मार्क्स आए। तो दोनों की परसेंटेजेस में डिफरेंस कितने का आ गया, 30% का, और दोनों के मार्क्स में डिफरेंस कितने का आ गया, 35 मार्क्स इसके कम हैं जो भी पासिंग मार्क्स थे, और 55 मार्क्स इससे जो है ज्यादा है। तो अगर ए को बी के पास जाना है तो 35 प्लस 55 उसको कवर करना पड़ेगा। भी 55 में से 35 माइनस करने की भूल मत करना, भी बहुत बच्चे करते हैं। तो यहां पे अगर मेरे को डिफरेंस निकालना है तो 35 मार्क्स उसके कम है और उसके ज्यादा है, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। 35 प्लस 55 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ गया 90, यानी कि 30% शुड बी इक्वल टू 90 मार्क्स। 30% शुड बी इक्वल टू 90 मार्क्स। 30% ऑफ व्हाट, 30% ऑफ द टोटल मार्क्स। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट। 30% किसका, 30% भी जितने नंबर का पेपर था उसका 30% किसके बराबर है, 90 मार्क्स के बराबर है। टोटल मार्क्स आप निकाल सकते हो, क्या आ जाएगा, सॉरी टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा यहां पे, 300 इज द राइट आंसर। 300 मार्क्स का पेपर था जिसमें से ए के इतने आए या बी के इतने आए एंड सो ऑन। तो जो आंसर मिला है मेरे को, फाइंड द टोटल मार्क्स क्या आ गया, 300 मार्क्स इज द राइट आंसर। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी परसेंटेजेस में डिफरेंस आएगा और जो भी मार्क्स में डिफरेंस आएगा वो दोनों बराबर रखने हैं आपको। 30% जो है बराबर है 90 मार्क्स से। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन है। उसमें पूछा है पास परसेंटेज, ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। पास परसेंटेज आपको निकालनी है। ए के 30% मार्क्स आए और 15 नंबर से फेल हुआ। बी के 40% मार्क्स आए और वो जो है 35 मार्क्स जो है ज्यादा लाता है जितने भी पास होने के लिए चाहिए थे। तो ए और बी में जो परसेंटेज का डिफरेंस आया भी क्या आया, ए के जो है 30% मार्क्स आए हैं और उसके जो है पासिंग से 15 नंबर कम आए। बी के जो है 40% मार्क्स आए हैं, 40% मार्क्स आए हैं और उसके जो है 35 नंबर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो ज्यादा आने का मतलब क्या हो गया, दोनों वैल्यूज को प्लस करना पड़ेगा। 15 प्लस 35 क्या हो गया, 50 मार्क्स। और यहां से 10% की वैल्यू मिल गई है, तो 10% किसके बराबर मिल गया अभी आपको, 50 मार्क्स के बराबर। 10% जो है वो किसके बराबर हो गया, 50 मार्क्स के बराबर हो गया। उसने पूछा फाइंड द पास परसेंटेज। तो पास परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से भी एक ट्रिक समझना। भाई ए के 30% मार्क्स थे और उसके 15 नंबर कम थे। अगर मैं उसके 15 नंबर बढ़ा जो है इंक्रीज कर देता हूं, अगर मैं उसके 15 नंबर इंक्रीज कर देता हूं तो वो बंदा पास हो जाएगा। तो यहां पे 10% बराबर 50 मार्क्स है, तो 1% शुड बी इक्वल टू 5 मार्क्स। कोई डाउट, भाई 1% शुड बी इक्वल टू 5 मार्क्स। तो अगर मैं उसके 5 नंबर बढ़ाता हूं तो मेरे को 1% बढ़ाना पड़ेगा। भाई सिंपल सा लॉजिक है ना। अगर मैं ए के 5 नंबर बढ़ाऊंगा तो मेरे को उसका 1% बढ़ाना है। मेरे को उसके बढ़ाने 15% है, तो कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा भाई, यहां पे 15 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 यहां पे, और यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा 3%। यानी कि अगर मेरे को उसको पास कराना है तो मेरे को उसको 3% इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो गया, 33% वाला भी पास है।
जब उससे टोटल मार्क्स पूछे ही नहीं है तो टोटल मार्क्स क्यों निकालोगे भैया? भाई क्वेश्चन पे आओ ना, क्वेश्चन पढ़ो भी। सबसे पहले पास परसेंटेज पूछी है तो पास परसेंटेज में ऐसे भी निकाल सकता हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है, डाउट हो तो मेरे को मेल करके पूछ लेना। वन मोर क्वेश्चन भी, 12th क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, ये आ गया अभी प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चन। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी का एक बार मैं फंडा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक चीज क्लियर है भी, घर पे सब सामान लाते हैं तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। ठीक है, जितना प्राइस पर केजी है और जितने आप जो है माल ला रहे हो तो प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। फाइन गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर मिल जाएगा ना भी आपको, कितना खर्चा हुआ ये चीज आपको मिल जाएगी। तो यहां से एक चीज समझना, अगर मैं प्राइस किसी भी चीज का बढ़ाता हूं, मैं फर्स्ट केस करा रहा हूं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा, फर्स्ट केस करा रहा हूं जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर रहेगा। क्वेश्चन में दिया भी है आपको, शुड डिक्रीज द क्वांटिटी सो दैट द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर है। तो अगर जितना खर्चा मैं पहले कर रहा था उतना ही खर्चा मेरे को अब भी करना है। किसी चीज का प्राइस बढ़ा दिया है, फाइन भाई, किसी चीज का अगर मैंने प्राइस बढ़ा दिया है तो मेरे को माल जो है ना कम मिलेगा। भाई जितने किलो मैं पहले ला पा रहा था उतने किलो मैं नहीं ला पाऊंगा, बिकॉज मेरे को खर्चा बराबर रखना है। भाई अगर प्राइस, भाई लेट सपोज अगर आपको 10 रुपीज पर केजी का कोई प्राइस है, 10 रुपीज पर केजी का कोई जो है दाल मिलती है, आप भी दुकानदार से हर महीने 30 किलो दाल लेके आते हो तो 30 मल्टीप्लाई 10 के हो गए भी 300 रुपए खर्चा करके आते हो। अब अगर भाई मैंने कहा आपसे, ठीक है, मैंने ये कहा आपसे कि भाई प्राइस जो है वो 15 रुपीज पर केजी कर दिया है, भाई अब दुकानदार आपको 300 रुपए में 30 किलो तो नहीं देगा, क्योंकि 30 किलो 450 रुपए का बन जाएगा। फाइन भाई, कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं, ये बता रहा हूं कि अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, क्वांटिटी बढ़ाओगे तो प्राइस कम करना पड़ेगा। ये है भी इसका फंडा। ठीक है, प्राइस एंड क्वांटिटी वाले क्वेश्चंस में फर्स्ट केस करा रहा हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अगले कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है कि आपको जो है भी कंफ्यूजन आए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर है, फर्स्ट केस कौन सा है जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर बराबर है? तो अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी आपको जो है कम करनी पड़ेगी। ये है भी प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी इस केस में। तो उसने आपको क्या दिया है? अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। फाइन, टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, उसने क्या बोला? ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर बाय 25%। इनकी प्राइस जो है वो मैंने 25% से बढ़ा दिया। प्राइस 25% से बढ़ा दिया तो कितने परसेंट से हाउसवाइफ को क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी कि उतना ही खर्चा हो जितना जो है पहले हो रहा था? तो ये चीज तो क्लियर है, इसमें तो किसी को भी डाउट नहीं होगा। प्राइस अगर 25% से बढ़ाया तो क्वांटिटी मेरे को कम करनी पड़ेगी। कितने परसेंट से कम करनी पड़ेगी ये आपको निकालना है। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है? प्राइस हमेशा क्या मानना है? 100 है। प्राइस ऑलवेज, हमेशा भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, प्राइस ऑलवेज शुड बी कंसीडर्ड एज 100। तो प्राइस 100 है, प्राइस 100 है, ठीक है। तो प्राइस के साथ क्या हुआ है? 100 का क्या बन गया अभी? 125, बिकॉज 25% से इंक्रीज हुआ है ना, 25% से इंक्रीज हुआ है तो 100 का क्या बन गया? 125। तो हमेशा आपको क्या करना है? ये था प्राइस, प्राइस के साथ जो हुआ है उससे उल्टा आपको क्वांटिटी के साथ करना है। मतलब प्राइस का जैसे 100 का 125 बन गया तो क्वांटिटी क्या बन जाएगी? 125 की 100। भी ये कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई। आने वाले कुछ क्वेश्चंस में कम से कम 9-10 क्वेश्चंस में मैं यही चीज आपको बताऊंगा, बार बार इसी चीज का मैं यूज करूंगा। तो यहां से एक चीज समझना, जो प्राइस के साथ कर रहे हो या जो प्राइस के साथ हुआ है उससे उल्टा आपको क्वांटिटी के साथ करना है। प्राइस अगर 100 रुपीज का 125 बन गया है तो क्वांटिटी 125 की 100 बन जाएगी। डेट्स ऑल, भी एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें। तो अब जो है मेरे को क्या निकालना है? मेरे को निकालना है कि कितने परसेंट क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। तो 25 किलो मैं कम लेके आ पा रहा हूं, 25 किलो कम लेके आ पा रहा हूं ना, तो परसेंटेज में क्या बन जाएगा? 25 किलो में कम लेके आ पा रहा हूं, मैं 100 पे कम नहीं लेके आ पा रहा हूं, मैं 125 पे कम लेके आ पा रहा हूं। पहले तो मैं 125 लाता था ना, तो 125 में से 25 कम कर रहे हैं तो परसेंटेज किस पे निकालेंगे? 125 पे निकालेंगे। 25 को डिवाइड किससे कर दोगे? 125 से मल्टीप्लाई किससे कर दिया? 100 से। तो ये कट जाएगा 5 पे, ठीक है, और ये कट जाएगा 5 पे, और 5 इसको काट देगा 20% से। तो 20% से आंसर हो गया। अभी अगर प्राइस 25% से बढ़ाओगे तो क्वांटिटी 20% से डिक्रीज करनी पड़ेगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, इसकी एप्लीकेशन के क्वेश्चंस में आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। 13 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोला उसने? इसको जल्दी से निकालोगे। ड्यू टू डिक्रीज हुआ है इन द प्राइस पर केजी ऑफ द शुगर बाय 25%, यानी कि प्राइस जो है वो 25% से कम हो गया। तो प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं, प्राइस अगर मैं 100 मानता हूं तो 25% से कम हो गया, क्या बन जाएगा भाई? 75। 25% से कम हुआ ना तो क्या बन जाएगा? 75, यानी कि दिस इज प्राइस। तो क्वांटिटी के साथ क्या क्या करना पड़ेगा आपको?
भाई एक्सपेंडिचर तो बराबर है ही ना, सबसे पहले ये वाली लाइन जरूर चेक कर लेना, एक्सपेंडिचर शुड बी सेम। तो प्राइस अगर 100 का 75 बन गया तो क्वांटिटी 75 की क्या बन जाएगी 100, ठीक है। तो 25 कम हुआ है, 25 किस पे कम हुआ है 75 पे कम हुआ है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 25 जो कम हुआ है वो 100 पे कम नहीं हुआ है, वो 75 पे कम हुआ है। तो परसेंटेज कैसे निकाल दोगे, 25 डिवाइडेड बाय 75, ये 1/3 आ गया। 1/3 क्या होता है 33.33% इज द राइट आंसर। इतनी परसेंट से वो जो है आपको क्वांटिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर जो है खर्चा आपको बराबर रखना है। फाइन गाइस, वन मोर क्वेश्चन क्या दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 20%, यानी कि जो प्राइस था शुगर का वो मैंने 20% से बढ़ा दिया और कंजम्पशन जो है वो 30% से कम कर दी, यानी कि क्वांटिटी जो मैं ला रहा था पहले वो उससे 30% कम ला रहा हूं अब। तो उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट ऑन द टोटल एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट। एक चीज भाई मैं क्लियर कर देता हूं, जो मैं लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था वो मैं कब कर सकता हूं, जब टोटल एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा। इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि टोटल एक्सपेंडिचर में ही भाई कितने परसेंट का फर्क आएगा ये आपको निकालना है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में ही आपको जो है परसेंटेज चेंज निकालना है ना। तो इसमें कॉन्सेप्ट तो वही है भाई, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी करोगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपको मिल जाएगा, बट क्वेश्चन में अलग क्या है कि टोटल एक्सपेंडिचर सेम नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, प्राइस भी 100 मानना है ऑलवेज और क्वांटिटी भी 100 माननी है हमेशा, ठीक है। प्राइस भी 100 एंड क्वांटिटी इज ऑल्सो 100। प्राइस के साथ इंडिविजुअली निकाल लो क्या हुआ है, भाई प्राइस जो है वो 20% से बढ़ गया है, तो नया वाला प्राइस क्या बन जाएगा भाई 120 और जो कंजम्पशन है वो 30% से कम हो गई है, यानी कि अगर मैं 100 किलो पहले लाता था तो मैं 70 किलो लाता हूं। इसका मतलब ये हुआ ना 70 केजी लाता हूं, तो 0 से 0 काट दो और यहां पे 0 से काट दोगे 0, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या बन जाएगा भी 100, यानी कि 100 रुपीज का खर्चा कर रहा था पहले और 12 7 जा क्या हो गया 84 रुपीज का खर्चा कर रहा हूं अब। तो यहां पे 16 कम हुआ है ना भाई, जो टोटल खर्चा है वो 16 रुपए से कम हुआ है, तो 16 रुपए से जो कम हुआ है वो 100 पे कम हुआ है, यानी कि पहले मैं 100 रुपीज खर्च कर रहा था तो 16 जो कम हुआ है वो 100 पे कम हुआ है, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 के साथ, तो आंसर क्या हो गया 16% इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, कॉन्सेप्ट इज क्लियर। 2 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको कराए हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मैं ये वाला क्वेश्चन कहूंगा कि ये टाइप इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझना भी मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे। प्राइस भी 100 मान लिया है और क्वांटिटी इज ऑल्सो द टेकन एज 100, ठीक है। फिर इंडिविजुअल निकाल दो कि चेंजेस क्या हुआ है। एंड जस्ट वन मोर क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या क्या। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 40%, यानी कि 40% से प्राइस बढ़ा दिया, तो प्राइस क्या बन जाएगा भी 100 का 140, प्राइस बन जाएगा 100 का 140 और कंजप्शन जो है वो मैंने 20% से कम कर दिया, यानी कि क्वांटिटी जो है वो 20% से घटा दी, यानी कि पहले अगर मैं 100 केजी लेके आता था तो अब मैं 80 केजी लेके आता हूं। फाइन, तो यहां पे 0 से कट जाएगा 0, ठीक है, और यहां पे 0 से कट जाएगा 0, 10 जब मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 100 एंड 14 8 जा मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, 14 8 जा मल्टीप्लाई करोगे तो मिल जाएगा आपको आ गया 112, यानी कि 112 रुपए। तो पहले वो 100 रुपए खर्च करता था, अब वो 112 रुपए खर्च कर रहा है, तो 12 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है, तो 12 रुपए जो बढ़ाए हैं उसने 100 पे बढ़ाए हैं, तो 12% इज द राइट आंसर, दैट्स ऑल। फाइन गाइस, टोटल एक्सपेंडिचर आपको 12% से बढ़ाना पड़ेगा। अब आने वाले कुछ क्वेश्चंस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वाली ट्रिक मैं उन क्वेश्चंस में कैसे यूज कर सकता हूं, ठीक है, वो जो है 1 बाय 1 में आपको कराऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इंक्रीज बाय 10%, यानी कि जो किसी स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है जिसकी साइड जो है 10% से बढ़ा दी, अगर पहले x थी, यानी कि पहले x ले लेते हैं, तो नई वाली जो साइड बन गई है वो बन गई है x में x का 10% प्लस करने के बाद जो आएगा। देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया विल बी, उसका एरिया में कितने परसेंट का फर्क आएगा ये आपको बताना है। तो मैं स्क्वायर का एरिया कैसे निकालता हूं, x का स्क्वायर करके, इतना तो पता होगा ना, x मल्टीप्लाई x कर दोगे तो एरिया आपको मिल जाएगा। तो x स्क्वायर क्या होता है भी एरिया, ठीक है। तो यहां पे x जो है वो 2 बार ही मल्टीप्लाई करा गया है ना, तो प्राइस एंड क्वांटिटी भी दोबारा जो है लिंक अप करना है, क्वेश्चंस को लिंक करना है आपको, जो पहले पढ़ रहे थे उसको इसमें घुसाओ, जो पढ़ा है उसको इस वाले क्वेश्चन में घुसाना है आपको, वो स्पेशली मेंशन नहीं करेगा भाई, वो जो है एग्जामिनर जो होगा वो स्पेशली कहेगा नहीं भी स्टडी आईक्यू में आपने पढ़ा था तो वही वाला ट्रिक जो है यहां पे लगानी है, इतना ज्यादा वो हिंट नहीं देगा भी, आपको वो चीज जाननी पड़ेगी कि आपको यूज कैसे करना है। तो यहां पे 2 बार ही x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले वाला x भी क्या मान लोगे 100 और दूसरे वाला x भी क्या मान लोगे आप, तो एक x के साथ क्या हुआ भाई 10% से बढ़ा दिया, तो 10% से बढ़ा दिया मतलब क्या हो गया, यहां पे बन गया 110
और यहां पे साइड बन जाएगी 110, तो यहां पे 0 से कट जाएगा 0 और यहां पे कट जाएगा 0 से 0, 10 10 जा क्या हो गया 100 और यहां पे 11 11 जा क्या आ जाएगा 121, तो 100 का 121 हो गया, तो इंक्रीज के ये इतना हुआ है 21% इज द राइट आंसर। भाई ये इसका राइट आंसर है। भाई जल्दी करनी है, प्रोसेसिंग शुड बी फास्ट, अपना माइंड इतना आपको शार्प रखना है कि क्वेश्चन देखते पकड़ में आ जाए कि हाँ भाई ये तो इस तरीके से मेरे को सॉल्व करना है। फाइन, वन मोर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय 25%, ठीक है, जो रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीज बाय 25%, देन फाइंड द परसेंटेज इफेक्ट इन द एरिया ऑफ द सर्कल। तो एरिया ऑफ द सर्कल में कैसे निकालता हूं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर करके मेरे को एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाता है। भाई दूसरे वाले एरिया जब मैं निकालूंगा, जब इंक्रीज करने के बाद, उसमें भी पाई तो बराबर रहेगा, तो पाई लिखो मत लिखो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पे पाई आर मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एरिया था, तो यहां पे आर के साथ क्या चेंज हुआ है, भाई 2 बारी आर मल्टीप्लाई है, अगर 3 बारी आर मल्टीप्लाई होता तो 3 बारी आपको क्या जो है मानना पड़ता सो। तो यहां पे 2 बारी आर मल्टीप्लाई हुआ है, तो दोनों आर को मैं क्या मान लूंगा 100, ठीक है, 100 मान लोगे। इसका 125% जो है 25% से बढ़ाओगे तो 125 बन जाएगा, और इसका भी 125 बन जाएगा। कैंसिल आउट कैसे करोगे आप, 25 से चला गया 4 पे, 25 से जो है चला गया 5 पे, 25 से चला गया 4 पे, 25 से ये चला जाएगा 5 पे, तो 4 4 जा क्या हो गया 16, और यहां पे 5 5 जा क्या हो जाएगा 25, यानी कि पहले जो एरिया था वो था 16, जो नया एरिया है वो क्या है 25, तो इंक्रीज हुआ है 9 का, भाई इंक्रीज जो हुआ है वो हुआ है 9 का, यानी कि 9 इंक्रीज हुआ है, 9 इंक्रीज हुआ है ओवर 16, भाई 16 पे इंक्रीज हुआ है ना, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 56.25% इज द राइट आंसर। इट्स ऑल फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन भी समझ में आए आपको, ठीक है। यहां पे स्क्वायर पे बन सकता है, देन रेक्टेंगल पे बन सकता है, सर्कल पे बन सकता है, सिलेंडर पे बन सकता है, किसी का भी एरिया में वो आपसे चेंज पूछ सकता है भी कितने परसेंट का एरिया में फर्क आया। तो यहां पे अगर कोई वैल्यू 3 बारी मल्टीप्लाई होगी तो उसको एक और मान लोगे, मतलब एक और आपको 100 मानना पड़ेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं 18। If the radius is increased by 10% and the height is decreased by 20% of the cylinder, then find the percentage change in the volume of the cylinder. ठीक है, then find the percentage change in the volume of the cylinder. तो वॉल्यूम, सिलेंडर के वॉल्यूम में मैं जो है परसेंटेज के चेंज कैसे निकाल सकता हूं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैसे निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे आर तो 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ है और एच जो है वो 1 बारी मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहां पे तीनों के लिए क्या मान लोगे आप 100, यहां भी क्या मान लिया 100 और यहां भी क्या मान लिया 100, ये आर आ गया, ये आर आ गया और ये आ गया एच में। तीन वो है ना भाई, 3 चीजें हैं आपको जो मल्टीप्लाई में दी गई है, आर और एच। तो इसके साथ भी क्या भी बन जाएगा, इसके साथ भी बन जाएगा रेडियस इंक्रीज बाय 10%। अच्छा, रेडियस जो है वो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो 100 का क्या बन जाएगा 110, और यहां पे भी 100 का क्या बन जाएगा 110, और डिक्रीज जो सिलेंडर का जो हाइट है वो 20% से कम हुआ है, तो अगर 100 था पहले तो अब क्या बन गया, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0, 0 से 0, और यहां पे भी कट जाएगा 0 से 0, 10 मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा 1000, ठीक है, और यहां पे 11 मल्टीप्लाई 8 क्या भी मिल जाएगा, तो यहां पे आपको मिल गया 968, यानी कि पहले जो एरिया था 1000 था, अब जो एरिया है वो 968 है, तो कितना कम हुआ है, ये जो है 32 कम हुआ है, 32 कम हुआ है 1000 में, और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से, परसेंटेज निकाल दोगे, 3.2% से वॉल्यूम में फर्क आ जाएगा। ये है इसका राइट आंसर। आई होप गाइज ये आपको समझ में आ चुका होगा। टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा, आपको पता है किस तरीके से करना है, टोटल एक्सपेंडिचर में फर्क आएगा, आपको पता है किस तरीके से करना है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, एरिया या वॉल्यूम या कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि उसको सॉल्व कर सकते हो आप। 19th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और जो है इस वाले चैप्टर में भी आ सकता है। तो ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 30%, मतलब प्राइस ऑफ द शुगर, जो प्राइस था वो शुगर का 30% से बढ़ा दिया, तो अ मैन बाय 6 kg लेस फॉर रुपीज 520, यानी कि 520, 520 रुपीज ही वो पहले खर्च करता था, अब भी वो 520 रुपीज ही खर्च करता है, बट अगर मैं प्राइस जो है 30% से बढ़ा देता हूं तो उसको 6 किलो कम मिलता है, यानी कि कितना कम ला रहा है वो आपको मिल चुका है। तो यहां पे सेम तरीके से सॉल्व करोगे भी, प्राइस हमेशा क्या मानोगे 100, तो 100 का क्या बन चुका है 130, भाई 100 का 30% से इंक्रीज करा ना, तो 100 का क्या बन गया 130, तो क्वांटिटी के साथ क्या होगा 130 की क्या बन जाएगी 100। तो यहां पे अगर आप देखते हो तो वो 30 kg कम लेके आ रहा है।
अभी जो है वो 30 केजी कम लेके आ रहा है, बट आपको बनाना क्या है 6 किलो। तो 30 का मैं 6 किलो कैसे बना सकता हूं, डिवाइडेड बाय 5 करके। तो यहां जिससे नंबर से डिवाइड करा है उसी नंबर से यहां पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, उसी नंबर से आपको यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन रिपीट कर रहा हूं, प्राइस हमेशा 100 मानोगे। टोटल जो प्राइस था वो 30% से बढ़ गया, तो 100 का क्या बन गया 130, तो क्वांटिटी विल बी 130 की 100। तो 130 की 100 बन जाएगी क्वांटिटी, तो 30 केजी कम लेके आ रहा है हमारे हिसाब से वो 30 किलो कम लेके आ रहा है, बट हमें बनाना है 6 किलो कम, क्योंकि वो 6 किलो कम लेके आएगा। तो 30 का 6 किलो कैसे बनाओगे, डिवाइडेड बाय 5 करके। भाई 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, भाई 30 को 5 से डिवाइड करोगे तभी आपको मिलेगा भाई 6। तो जिस नंबर से यहां पे डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से यहां पे डिवाइड करोगे, उसी नंबर से यहां पे डिवाइड करोगे। तो जो पहले वो माल लेके आता था वो 26 किलो लेके आता था, अब जो माल लेके आता है वो 20 किलो लेके आता है। उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी इन रुपीज इज द राइट आंसर। यानी कि वो 26 किलो लेके आता था 520 रुपए में, तो 1 किलो का क्या बन गया, 1 किलो का क्या हो जाएगा, 20 रुपीज इज द राइट आंसर। भाई ये इसका आंसर बन गया है। ये चीज समझ में क्या मैंने जो है यहां पे आपको समझाने की कोशिश करी है। यहां पे जो है क्वेश्चन डिफरेंट है बट अप्रोच सेम है, क्वेश्चन डिफरेंट है बट अप्रोच सेम है। प्राइस अब भी हम 100 ही मान रहे हैं, 100 का 130 बन गया, तो क्वांटिटी विल गेट 130 की 100 बन जाएगी। तो यहां पे 130 केजी वो पहले लेके आता था, हम इसको मान के चले हैं, अभी 130 किलो वो पहले लेके आता था, अब वो 100 केजी लेके आता है, तो यहां से वो 30 किलो कम लेके आ रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 6 किलो कम लेके आना है, तो 30 किलो का 6 किलो कैसे बनाओगे, डिवाइडेड बाय 5 करके। जिस नंबर से यहां पे कर रहे हो उसी नंबर से यहां पे, उसी नंबर से यहां पे, दैट्स ऑल। अगर वो मेरे से पूछ लेता है व्हाट इज द करंट प्राइस पर केजी, तो यहां पे 20 किलो वो लेके आया 520 रुपए में, तो करंट प्राइस पर केजी क्या मिल जाएगा, ठीक है, करंट जो मिल जाएगा वो 520 डिवाइडेड बाय 20, तो यहां पे क्या हो जाएगा 26 रुपीज इज द राइट आंसर। तो बाद वाला जो पहले वाला जो प्राइस था वो क्या था 20 रुपीज था, अब जो प्राइस है वो क्या है 26 रुपए है, दैट्स ऑल। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन सेम टाइम, इसको देखते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर, यानी कि प्राइस जो शुगर का है, जो शुगर का प्राइस है वो 100 था, 100 का क्या बन गया भाई 120, यानी कि 20% से कम हुआ है। तो 20% से कम होगा तो क्या बन जाएगा, एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्राइस जो है वो 100 मानना है आपको, ड्यू टू डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 20%। तो शुगर का जो प्राइस है वो 100 का क्या बन गया है 80, फाइन, 100 का 80 बन गया है, तो क्वांटिटी 80 की क्या बन जाएगी 100, क्वांटिटी 80 की क्या बन जाएगी 100। तो यहां पे 20 केजी अभी मेरे को दिखाई दे रहा है, अभी मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि वो 20 किलो फालतू लेके आता है, बट क्वेश्चन में क्या दिया है कि वो 60 किलो फालतू लेके आता है 1200 रुपीज में। तो यहां पे 20 केजी का अगर मेरे को 60 केजी बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, यहां पे तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा ना, यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो यहां भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा और यहां भी मल्टीप्लाई 3 से करना पड़ेगा। तो पहले वो 240 किलो माल लेके आता था, अभी इसका मतलब ये हुआ ना 240 किलो माल लेके आता था, अभी कितने पैसों में 1200। तो यहां पे 1 किलो का प्राइस क्या आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 240, आंसर हो गया 5 रुपीज पर केजी इज द राइट आंसर। आंसर क्या मिल गया आपको 5 रुपीज। आई होप गाइस ये आपको समझ में आया। ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वाले क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये वाले क्वेश्चन पक्के बन सकते हैं, बिकॉज इट इज अ बिट हार्ड टॉपिक। बच्चों को समझने में इसको टाइम लगता है, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग टाइप के क्वेश्चन है, इक्वेशन से बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। 21st क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शुगर बाय 25%, यानी कि जो प्राइस था वो 100 का क्या बन जाएगा 75, जो प्राइस था वो 100 का क्या बन जाएगा 75, तो क्वांटिटी में क्या फर्क आएगा 75 की क्या बन जाएगी 100, इनकी 75 की बन जाएगी। सो अ मैन कैन बाय 20 केजी मोर, भाई यहां पे 20 किलो का डिफरेंस चाहिए, 20 केजी मोर फॉर ₹120। अभी अगर आप देखते हो तो वो 25 किलो ज्यादा लेके आ पा रहा है, अभी अगर आप देखते हो तो वो 25 केजी ज्यादा लेके आ पाता है। अगर मेरे को 25 का 20 बनाना है तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, भाई अगर मेरे को 25 का 20 कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करोगे आप 20 डिवाइडेड बाय 25 से। भाई सिंपल सा फंडा है ना, जो बनाना है वो आएगा ऊपर और जिससे बनाना है वो आ जाएगा नीचे, दैट्स ऑल। अगर कोई मतलब नॉर्मल जो है नॉर्मल अगर मल्टीप्लाई आता है तो ठीक है, अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल सा टाइप पे क्वेश्चन आएगा कि 75 का भी बता दो 100 कैसे बनेगा, तो उसमें जो बनाना है और जिससे बनाना है उससे डिवाइड कर देना, दैट्स ऑल। तो यहां पे 25 से 25 कट जाएगा, अभी 20 किलो मिल गया ना। अब उसने क्या पूछा फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, तो ओरिजिनल क्वांटिटी सबसे पहले निकाल दो। तो 25 मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 20 बाय 25 से, भाई जिस नंबर से मल्टीप्लाई यहां पे करा है उसी नंबर से यहां पे और उसी नंबर से यहां पे, तो ये कट जाएगा 3 पे, यानी कि वो 60 केजी लेके आता था।
पहले वो 60 केजी लेके आता था 120 रुपीज में, तो 1 किलो कितने का हो गया, 120 डिवाइडेड बाय 60, आंसर क्या आ गया, 2 रुपीज पर केजी इज द राइट आंसर। आंसर इज 2 रुपीज पर केजी। फाइन गाइस, तो फंडा इज क्लियर हुई, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 22nd क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसने बोला मिक्सचर है 70 लीटर ऑफ वाइन एंड वाटर कंटेन 10% वाटर, यानी कि 70 लीटर का कोई सॉल्यूशन है जिसमें से 10% वाटर है, यानी कि 7 लीटर क्या बन जाएगा, वाटर, और 63 लीटर क्या बन जाएगी, वाइन। दिस इज प्योर वाइन, यानी कि 7 लीटर वॉज वाटर एंड 63 वॉज वाइन। अब उसने क्या बोला, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। भाई पानी मिला रहा है ना, एक चीज समझना है यहां से, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ना क्वेश्चन मैं कहूंगा इस शीट का। यहां पे उसने पानी मिलाया है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, तो पानी मिला रहा है तो पानी ही कुछ बढ़ेगा। भाई पानी अगर मिला रहा है तो पानी ही कुछ बढ़ेगा ना, भाई पानी ही कुछ बढ़ेगा, वाइन तो नहीं बढ़ेगी। भाई वाइन अगर पहले 63 थी तो नए वाले सॉल्यूशंस में भी वो 63 ही लीटर रहेगी। कॉन्सेप्ट समझना है यहां से। तो उसने बोला आपसे कि हाउ मच लीटर मस्ट बी एडेड टू मेक द वाटर 12.5%। इन 12.5% वाटर बनाना है कुछ वाटर ऐड करके, तो वाटर ऐड करा है तो वाइन से खेल लो, वाइन से आंसर निकाल लो। भाई वाटर ऐड कर रहे हैं तो वाटर की क्वांटिटी में फर्क पड़ जाएगा, बट वाइन की क्वांटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाइन जो है, अब अगर नई वाली क्वांटिटी में अगर आप देखते हो तो 12.5% वाटर है तो 87.5% क्या बन गया, वाइन। तो वाइन जो है वो अब वो 87.5% है और इसकी एग्जैक्ट अमाउंट जो है वो 63 रहेगी। भाई क्वेश्चन समझ में आया। भाई वाटर प्लस कर रहा हूं तो वाइन तो बराबर रहेगी ना। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, एक चीज समझ जाओ, वाटर अगर प्लस कर रहा हूं तो वाइन शुड बी इक्वल, यानी कि वाइन 63 में कुछ 1% का फर्क नहीं आएगा। 87.5% शुड बी इक्वल टू 63। 87.5% ऑफ व्हाट, न्यू क्वांटिटी, जितनी भी नई क्वांटिटी थी, टोटल नई वाली क्वांटिटी का 87.5% सॉल्व करोगे तो आपके पास मिल जाना चाहिए 63। आपको मिल जाएगा न्यू क्वांटिटी, ठीक है, इज इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 87.5। तो 12.5 से कट करोगे तो 87.5 चला जाएगा 7 पे और ये चला जाएगा 8 पे। तो ये 7 पे चला गया 9 पे, ठीक है। तो 7 से चला गया 9 पे, नई वाली क्वांटिटी क्या आ जाएगी, 9 8 जा 72 लीटर इज द राइट आंसर। यानी कि 70 लीटर पहले क्वांटिटी थी, अब जो है 72 लीटर है, तो 2 लीटर बढ़ाए। तो 2 लीटर मैं क्या बढ़ाऊंगा, अभी पानी तो जो है ना मिलाया था, तो 2 लीटर का जो फर्क आया है ये पानी की वजह से आया है ना। तो 2 लीटर मैंने पानी प्लस करा था, आंसर क्या हो गया, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड। तो वाटर मस्ट बी एडेड का मतलब क्या हो गया, 2 लीटर इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ग्रेप्स कंटेन, जो ग्रेप्स है, मतलब ग्रेप्स क्या होते हैं, अंगूर, ठीक है। ग्रेप्स कंटेन 68% वाटर एंड रेजिन्स। रेजिन्स का मतलब क्या हो गया, किशमिश। एक चीज सबको समझ में आ चुकी होगी, ग्रेप्स को सुखा के रेजिन्स बनाई जाती है, ठीक है। रेजिन्स कंटेन 20% वाटर। ग्रेप्स केप्ट इन द सनलाइट, ठीक है, ग्रेप्स को मैंने धूप में रखा, तो हाउ मच रेजिन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द 100 kg ऑफ ग्रेप्स। नाउ ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान होगा, अगर किसी ने एक भी बार एग्जाम दिया है तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये क्वेश्चन काफी सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो यहां पे ग्रेप्स जो है वो आपको 100 kg दिए गए, ग्रेप्स जो है वो 100 kg आपको दिए गए हैं ना। तो ग्रेप्स 100 kg में अगर मैं डिवाइड करता हूं, 68% तो पानी था, तो 68 kg क्या बन गया, पानी। तो 68 kg पानी है तो 32 kg क्या बन जाएगा, पल्प। पल्प का मतलब क्या हो गया, पल्प का मतलब जो इवेपोरेट नहीं हो सकता है। भाई ग्रेप्स को सनलाइट में रखोगे तो इवेपोरेशन होगा ना, जो इवेपोरेट होगा वो खाली पानी का होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो खाली पानी का होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन है भाई, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट वाला कराया था, उसी तरीके से ये सॉल्व करना है। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं पानी प्लस कर रहा था, यहां पे पानी को बाहर निकाल लो, एक ही फर्क है, बाकी क्वेश्चन पूरा का पूरा जो है सेम क्वेश्चन है। तो 32 kg जो है पल्प है, इसमें 1% का फर्क नहीं आएगा, चाहे आप ग्रेप्स को 2 साल रख लो, 3 साल भी रख लो, 4 साल रख लो, ये 32 kg तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो 68 kg में से कुछ कम होगा, इवेपोरेशन जो होगा वो इसमें से होगा। 68 kg का 50 बन सकता है, 40 बन सकता है, 20 बन सकता है, 10 बन सकता है। बट उसने क्या बोला कि रेजिन्स कंटेन 20% वाटर, यानी कि रेजिन्स में 20% वाटर है तो 80% क्या है भाई, अगर रेजिन्स में 20% वाटर है तो 80% शुड बी पल्प। तो पल्प तो फर्क ही नहीं पड़ा ना भाई, पल्प तो बराबर ही का बराबर रहेगा। अगर यहां पे 32 किलो दिखाई दे रहा है तो यहां पे भी 32 kg दिखाई देगा। अब जो 32 kg है वो 80% है नई वाली क्वांटिटी का, मतलब जितने भी रेजिन्स बनाए गए हैं 100 kg से, लेट्स सपोज x है, तो x किलो का 80% किसके बराबर मिल गया, 32 kg के बराबर मिल गया। बिकॉज 80% ये 32 kg में फर्क नहीं आया भाई, फर्क जो आया वो पानी में आया, फर्क जो आया वो पानी में आया। 32 जो पल्प था, पल्प में फर्क नहीं आया। तो 32 kg यहां पर है तो 32 kg यहां पे भी रहेगा, बट 32 kg जो है वो 80% है नई वाली क्वांटिटी का, मतलब x का।
तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू x। तो x की जब यहां से सॉल्व करोगे तो x आ जाएगा 40 kg इज द राइट आंसर। यानी कि 100 किलो में से 100 किलो अंगूर में से मैं 40 किलो में किशमिश बना सकता हूं। ठीक है भाई, सो दैट्स ऑल फॉर द परसेंटेजेस। मैंने आपको सारे टाइप्स जो है करा दिए हैं जो भी एग्जाम्स में आते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट होता है, जो मैंने पीडीएफ आपको सेंड करी है, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन सेंड करे हैं, उसमें से सॉल्व करना। डाउट होता है तो abhishek.studyiq@gmail.com पे मेरे से आप जो है भाई पर्सनली डाउट पूछ सकते हो। जैसे भी मेरे को टाइम मिलता है आई विल सॉल्व द डाउट्स। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से दे के आना भी एग्जाम्स। ओके गाइस, थैंक यू।